न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, यहां पे जो मैंने एप्सिलॉन नॉट यूज किया है दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब यहां तक किसी को कोई डाउट? परमिटिविटी वर्ड परमिशन से है ना, परमिशन से ड्राइव हुआ है, कितनी परमिट हो रही है फोर्स, अगर लेमैन वाली लैंग्वेज में समझना चाहते हो इसको। ठीक है, तो और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस विल बी द फोर्स किसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए। ठीक है, क्लियर? अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली फोर्स बेटा वैक्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलो अब पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, सॉरी इसकी स्टेटमेंट। हाँ जी बेटा, कोई डाउट है? ऑनलाइन बैठे बच्चे? नो सर। ओके बेटा, बेटा अगर होगा तो बता देना बेटा, हैंड रेज कर लेना। ठीक है, लिखो बच्चे। Coulomb's law states that force of interaction between two charges is directly proportional to product of two charges and is inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them. चीज नहीं समझ आया पूछ रहा है तो फिक्स वैल्यू। हाँ जी बेटा, अब साइलन नॉट की वैल्यू याद चाहिए, आगे फ्लक्स के क्वेश्चन होंगे उसमें यूज होगी। और 1 के की वैल्यू भी 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, सारे यूज होंगे बेटा, करेंगे आज न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन, चिंता ना कर। जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ वो सब पूरे की एक वैल्यू। हाँ जी, ये पूरे के दी वैल्यू मींस इज द एग्जैक्ट वैल्यू है। हाँ, इज द वैल्यू है। थोड़ा सा स्पीड ना लिखो बेटा, हमें टॉपिक कंप्लीट करना है ये।
सर के की वैल्यू के बाद क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? ठीक है बच्चे, इसमें कोई डाउट? अब इसमें से देखो, एक तो उन्होंने पूछे व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये लिखे हुए हैं यूनिट्स आपके, राइट? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, निकाल सकते हो? फॉर्मूला आपके सामने है, करो ट्राई जरा। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आवाज बेटा, मुंह नाल थोड़ी कटना है फार्मूला यार। देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है 1/4 पाई, तो इसका तो कोई डायमेंशंस होंगे नहीं। क्लियर? फोर्स तो मेरे को एप्सिलॉन नॉट के चाहिए, दैट विल बी Q1 Q2 अपॉन F इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मेरे को कौन सा बचा है जो बताएगा जी चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, करंट का होता है जी, एम्पेयर दो। T1 A1 नो, पास में हो? हाँ T1 A1 इज करेक्ट, हाँ ठीक है। जीरो बेसिकली करंट क्या है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट है ना? करंट को क्या लिखते हो आप? चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या आ जाएगा? करंट इनटू टाइम, ये दोनों फंडामेंटल हैं, करंट एंड टाइम। ठीक है, तो चलो इसका आ जाएगा A इंटू टी, अगेन सेकंड चार्ज के लिए A इंटू टी। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT -2 रेडियस, दैट मींस लेंथ, L स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? M की पावर -1 L -3 T4 A की पावर 2, दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये आया हुआ है एग्जाम में। हाँ जी, एरिया नहीं है बेटा, ए एम्पेयर है फंडामेंटल क्वांटिटी, ए एम्पेयर है, एरिया नहीं है। हाँ जी बेटा, कौन सी चीज नहीं समझ आई बताओ? ए इंटू टी, ये वाला चार्ज है, करंट इंटू टाइम होता है। करंट क्या होता है? एम्पेयर, टाइम टी लेते हो डायमेंशनल फॉर्मूला में, तो वो लिखा हुआ है। क्लियर बेटा? ए यहाँ पे एरिया नहीं है, एम्पेयर है, स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी। ये कर दूं? उसके बाद देखो, ये तो था कि अगर आपने जो चार्जेस हैं एयर और वैक्यूम में है, राइट? लेकिन अगर आप चार्जेस को किसी मीडियम में प्लेस कर देते हो तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, लिखते हैं इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन सम मीडियम, तो आपके पास एफ एम लिख देता हूं, दैट विल बी के, सॉरी नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा बेटा, नॉट एयर के लिए है, कहीं पे भी आप नॉट लगाओगे ना साथ में, दैट मींस बेसिक आपका एयर आ जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन यहां पे क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मोस्टली इसकी वैल्यू गिवन होती है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को?
Sir, dimensions. नॉट सिर्फ एयर के लिए यूज होगा बेटा, एयर और वैक्यूम के लिए, अगर उसके अलावा कुछ भी है तो साइलेंट आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा कोई। हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट देखो, यहां पे बेटा ये वैल्यू अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग चले जाएगी, वो प्रोवाइड की जाती है हमेशा क्वेश्चन में, ठीक है। डायलैक्ट्रिसिस के साथ आ जाएगा, अभी आगे वही कर रहे हैं, वही समझा रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, और इसे लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव को एप्सिलॉन आर से डिनोट कर सकते हो या फिर कैपिटल के। अब रिलेटिव वर्ड है ना, रिलेशन, रिश्तेदार, जो हमेशा तंग करते हैं ना, कैसे करते हैं, कितने नंबर आए, इसके तो इतने आए हैं, ये सभी के साथ होता है ना। अपने जवाब दे चाहे फेल हो दूसरे दे क्यों आगे ये सबके साथ होता है ना। अभी आपके साथ हो रहा होगा, आज से कुछ साल पहले हमारे साथ होता था जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है। 24 घंटे पेरेंट्स बोलते हैं ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो सभी के साथ होता है, वो चीज कांस्टेंट है सभी के लिए, है ना। चलो रिलेटिव पे आ जाते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेशन। बेसिकली दो फोर्सेस के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, जो यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन आर और कैपिटल के, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। उसकी रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। इसके यूनिट्स क्या होंगे रिलेटिव परमिटिविटी के, नो यूनिट्स, क्यों, रेशो है, ठीक है। इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। बेटा एक चीज ध्यान रखना, इसको हम दो तरीके से स्टेट कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और वो दोनों बता रहा हूं, एक तो ये आ जाएगा, सेकेंडली यहाँ पे क्या आ गया, एप्सिलॉन आर और कैपिटल के, दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एक ये है और एक ये है, दो तरीके से इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो आप। एक, इट इज force between two charges in vacuum to force between two charges in medium, keeping the distance between the two charges same। क्योंकि अगर डिस्टेंस वेरी कर दोगे तो वेरिएशन आ जाएगी। हाँ, इस केस में डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। इट इज अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? पहले नोट कर लीजिए, फिर दोनों की स्टेटमेंट लिखवा देता हूं फटाफट। हाँ जी बेटा, कोई डाउट ऑनलाइन बच्चे हैं? हाँ जी बच्चा, क्यों आएगा, अपॉन चाहे देख करके देख। बेटा जो बातें करनी है मेरे साथ कर सकते हो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वरना फिर मैं पूछना शुरू करूंगा। इसको डाउट बचे? चलो इस दी डेफिनेशंस लिख लो। फर्स्ट लिख लो, इट इज अ रेशियो ऑफ force between two charges in vacuum
to force between two charges in medium. It is a ratio of force between two charges in vacuum to force between two charges in medium. Force between two charges in medium, keeping distance between the two charges same or constant. Keeping distance between the two charges same or constant. Second definition लिख लो इसी बच्चा. Second definition लिख लो. It is the ratio of, it is the ratio of absolute permittivity of medium, absolute permittivity of medium to absolute permittivity of free space. Absolute permittivity of free space. क्लियर. अब इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, ये काफी बार रिपीट हुआ है बहुत से स्कूल्स में भी, जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, जब बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स? मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कितनी वैल्यू होती है? ये 1 मार्क पूछा जा चुका है काफी बार बोर्ड्स में. कितनी होती है जी? तुक्का दो तरीके से लग सकता है, एक 0 तो दूसरा इन्फिनिटी, है ना. मेटल्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है दैट इज इन्फिनिटी. ठीक है, नोट पॉइंट बना लीजिए. अब देखो डाइलेक्ट्रिक का हमें बेनिफिट क्या है, जो रिलेटिव उस पे है, इसका हमें क्या बेनिफिट है बता सकता है कोई बच्चा? सिंपल सा मेथड है. देखो नमक क्या होता है? NaCl. मैं उसका एक चम्मच लूं NaCl का, आपके हाथ पे रख दूं और आपको बोलूं कि इसमें से सोडियम अलग कर दो, क्लोरीन अलग कर दो, कर सकते हो? रूम टेम्परेचर पे तो उसे अलग करने के लिए सोडियम और क्लोरीन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट. हम क्या करते हैं, पानी लिया, पानी में नमक डाला, थोड़ा सा स्टिर किया और वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है. आयनिक फॉर्म में आ जाता है ना, स्टिर करने के बाद डिसॉल्व हो जाता है पानी में. क्यों? पानी के लिए, हाँ, पानी के लिए जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दैट इज 81. इट मींस उसने जो सोडियम और क्लोरीन के बीच की जो फोर्स है उसे 81 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, उसे इतना कम कर दिया कि हमें स्टिर करने से ही वो आयनिक फॉर्म में चला गया. क्लियर. तो ये काम है आपके डाइलेक्ट्रिसिस का. तो कुछ वैल्यूज लिख लीजिए, नोट पॉइंट बना लो. फॉर मेटल्स वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. हाँ जी बेटा, ओके बच्चा बता देना कुछ. फॉर मेटल्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो उसके लिए जो वैल्यू है दैट इज इनफाइनाइट. फॉर वाटर K इज इक्वल टू 81. एयर के लिए K की वैल्यू कितनी है? 1. तो वो भी लिख लो. अब जो होमवर्क में आप लोग सर्च करके आने वाले हो, माइका शीट्स और ग्लास के लिए डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी होती है, वो सर्च करके आओगे नेक्स्ट क्लास में. माइका शीट्स और ग्लास, एंड ग्लास, सॉरी नॉट और, एंड ग्लास, एंड ग्लास. वाटर के लिए K की वैल्यू 81 है, एयर के लिए 1. हाँ जी, नॉट करके देख जरा, देख नहीं आ रहा ऊपर. मीडियम है ना, मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ. हाँ मीडियम ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਆ ਅਪੋਨ ਚ ਦੇਖ 1/4 ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਅਪੋਨ ਚ. हाँ जी बेटा, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ.
नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर दोनों करने वाले हैं. ठीक है. वेक्टर फॉर्म में क्या है, आपको प्रूव करना है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है. पोजीशन वेक्टर में ऑब्वियसली आपका पोजीशन आ जाएगी, साथ में आ जाएगा आर कैप, ए कैप, बी कैप, कुछ भी एड ऑन हो जाएगा पोजीशन में. ठीक है. सिर्फ आप 4 हो जो बातें कर रहे हो. नेक्स्ट गो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. बेटा एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है, चाहे आप स्कूल के लिए जा रहे हो, चाहे आप कंपटीशन के लिए जा रहे हो. ठीक है. जो जो टॉपिक हम लोग करते जाएंगे, ठीक है, आई ट्राई के सारा एनसीईआरटी बेस्ड आपका रिलेटेड ही चले सारा, उसके बाद लेवल बढ़ाते जाएंगे साथ साथ. ठीक है. बट एनसीईआरटी हर बच्चे ने रीड करना ही करना है. जितना टॉपिक हमारा क्लास में कवर हो जाता है क्लास में, उसकी रीडिंग एनसीईआरटी के साथ साथ हो जानी चाहिए. जस्ट फॉर्मल रीडिंग दे दो चाहे, क्योंकि उसके जितने क्वेश्चंस हैं, जितने उसके टॉपिक्स वगैरह, वो सारे तो हम लोग कवर कर रहे हैं, बट आपकी एक रीडिंग उसकी जरूरी है. ठीक है. साथ साथ रीड करना है एनसीईआरटी भी. क्लियर. बाकी असाइनमेंट्स एंड ऑल वो अलग से हैं, बट एनसीईआरटी तो मस्ट है हर केस में, तो जरूरी है. चलो नेक्स्ट देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म का मतलब है न्यूटन थर्ड लॉ ओबे हो रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट. थर्ड लॉ वही है ना. कोई बच्चा मेरे को न्यूटन लॉ की थर्ड लॉ की स्टेटमेंट बता सकता है? ओके. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आप लोग पूरा कभी भी नहीं पढ़ते हो ना. चलो इसका एक क्वेश्चन वो करते हैं. देखो ये पेंडुलम है, ठीक है, ये टू एंड फ्रो जा रही है, फिर इधर जाएगी. ये न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे कर रही है, यस और नो? अगेन स्टेटमेंट पूरी ना पढ़ने का नतीजा, नहीं कर रही. टू बॉडी प्रॉब्लम. क्योंकि टू बॉडी प्रॉब्लम होती है. एक्शन एक्स ऑन वन बॉडी, रिएक्शन ऑन अदर. ये तो सिंगल बॉडी है. ठीक है. तो स्टेटमेंट्स ध्यान से, बहुत छोटी छोटी चीजें पकड़ी जाएंगी बच्चा, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर बनेगा उनको पता है कि बच्चा कहां पे गलती कर रहा है या कहां पे गलती कर सकता है. ठीक है. हमारा सब्जेक्ट तो वैसे ही बहुत बदनाम है. आपको इस बार बोर्ड्स का पता चला कुछ? बाकी सभी के सेट्स सेम आया ना सभी, मतलब हमारी रीजन में केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड ऑल सारा. फिजिक्स में सेट्स अलग अलग थे, पंचकुला रीजन का अलग था, यहाँ पे अलग था चंडीगढ़ में. तो मींस टोटल 6 सेट्स आए हैं. हर एक के 3 होते हैं ना, तो टोटल 6 आए हैं फिजिक्स के, बाकी सभी के 3-3. इतनी पार्शियलिटी हमारे सब्जेक्ट के साथ है. तो ध्यान रखना बच्चे. देखो जितने नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज होंगे ना, तो वो हर एक छोटी से छोटी चीज कवर कर जाएंगे जब पेपर बनेंगे. तभी हर चीज ध्यान से पढ़नी है. आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी प्रकार का, कोई भी आप बुक रीड कर रहे हो, राइट, कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आता है, फील फ्री बेटा. जितने डाउट्स पूछोगे, जितनी गलतियां मेरे पास करोगे, उतनी ज्यादा अच्छे नंबर आपके स्कूल में आने वाले हैं. ठीक है. क्लास में आप अपने डाउट्स लेके आ सकते हो. ठीक है. हमेशा जैसे अब लास्ट क्लास का हमने जो भी पढ़ा है, जिसको भी जो डाउट्स है स्टार्टिंग में वहीं से करूंगा आपकी क्लास की, कि अगर कोई पुराना किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई टॉपिक नहीं समझ आया, तो हम पहले वो टॉपिक कवर करने वाले हैं, देन आगे मूव करेंगे. राइट. तो कभी भी हेजिटेट नहीं करना है डाउट्स को लेके. ठीक है. जितने डाउट्स हैं, चाहे कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, अपने लेके आना. क्लियर. चलो नेक्स्ट आ जाओ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. अब इसे पहले समझ लो, लिखना बहुत इजी है. 2 चार्जेस ले रहा हूं, दोनों लाइक चार्जेस हैं, Q1 Q2, दोनों लाइक हैं, ग्रेटर देन 0, राइट. ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल. ऑब्वियसली देखो Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, राइट. लिखने का तरीका ये है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. जब मैं ये फोर्स लूंगा तो मैं डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट करूंगा? ए से. डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं हम लोग.
ग्रेविटेशन में भी सेम फंडा हम लोग लेके चल रहे थे, राइट। तो ये बेसिकली डिस्टेंस कितना है, r। तो जब मैं ये फोर्स ले रहा हूं तो मैं डिस्टेंस की डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस आपका ये ले रहा हूं, फ्रॉम 1 to 2 लूंगा, राइट। मैंने ऊपर कैप लगाया है, कैप लगाने का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। क्लियर। सिमिलरली आपका आ जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो तब मैं कौन सा लूंगा, r221। ठीक है, बाई चांस वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाओ, कुछ ना पता चले तो सिंपल लिख देना, जब 1 2 है तो रेडियस 2 1 है, ऑपोजिट लिखना है उसका, लेमन वाली लैंग्वेज, उससे अगर बाई चांस याद ना रहे कोई चीज। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ गई, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके इक्वल है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू r21 कैप। देखो यहाँ पे 1 2 था, उधर कौन सा है, 2 1 है। ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दैट इज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r1 to 2। अब हमें दिखाई दे रहा है, देखो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, इट मींस मेरे पास क्या है, r12 किसके इक्वल है, माइनस ऑफ r21 कैप है। तो दोनों यूनिट वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो वो किसी में भी पुट कर सकते हो, आइदर इन 1 और 2, किसी में पुट कर लो। मैं 1 में पुट कर रहा हूं, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r12 कैप। 2 1 की प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस, माइनस मैंने आगे लिख लिया। अब ये कौन सी फोर्स है, ये तो 2 1 है, तो मेरे पास क्या आ गया, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि इक्वलेंट ऑपोजिट है। अब इसमें कोई डाउट, नोट कर लीजिए बच्चा। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन बैठे हैं जो बच्चे, कोई डाउट। सर ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दोबारा एक्सप्लेन करना है, यस चलो मैं कर सर, देता हूँ। यस सर। कूलम लॉ में देखो बच्चे, दो चार्जेस लिए हैं हमने, ए एंड बी। सबसे पहले अगर मैं Q2 के ऊपर फोर्स ले रहा हूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो वो किसके इक्वल आ रही है, मेरे पास ये आ रही है फर्स्ट फोर्स। इसमें मैं डायरेक्शन क्या ले रहा हूं, ऑब्वियसली सेकंड चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट कर रहा हूं, तो डायरेक्शन जो डिस्टेंस मैं लूंगा, डिस्टेंस 1 से लूंगा। और ऐसे ही मैंने सेकंड से किया, सेकंड में लिखा 2 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो रेडियस देखो मैंने कौन सा लिया है, 1 to 2 लिया है, दूसरे पहले वाले में 2 to 1 था। ठीक है, Okay, उसके बाद कुछ नहीं किया, इक्विवेलेंट ऑपोजिट है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शंस ही ऑपोजिट है, तो वो एक वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो 1 and 2 में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। ओके सर। नोट कर लो बेटा। डन बेटा। नेक्स्ट देखो, डन एवरीवन। ओके, नो वाले कौन कौन से हैं, हाँ जी बेटा। Next is Coulomb's law in terms of position vector.
Coulomb's law in terms of position vector. In terms of position vector. अब ये इस वाली जो डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी में मिलती हैं बनी हुई ना, कैसे वाली ये है? अब इस केस में सपोज जो मेरा फर्स्ट चार्ज है वो इस पोजीशन पे है Q1, जिसका जो डिस्टेंस है दैट इज R1, वो इस डायरेक्शन में है फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर? सेकंड चार्ज सपोज इस पोजीशन पे है Q2, जिसका डिस्टेंस जो है दैट इज R2 वेक्टर। ठीक है, इसकी पोजीशन A से मार्क कर देता हूं, इसकी B से। अब अगर मेरे को सेकंड के ऊपर फोर्स निकालनी है तो इस तरफ रिपल्शन दिखाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये आएगा। तो आप डिस्टेंस किस तरफ से लोगे? फ्रॉम A टू B, क्योंकि सेकंड वाले पे फोर्स निकाल रहे हो, तो मेरा डिस्टेंस फ्रॉम A टू B आएगा। अब इस डायग्राम में देखो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, लास्ट क्लास में किया था हमने। ये देखो, ये दोनों साइड्स ऐड हो जाएंगी, किसके इक्वल आएंगी? थर्ड के। क्लियर? इसी वजह से आपको फर्स्ट क्लास में मैंने करवाया था, ये चीजें होने वाली आगे यूज। क्लियर? तो इस केस में देखो, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दैट इज K Q1 Q2 अपॉन AB स्क्वायर इंटू AB कैप। डायरेक्शन लिखनी जरूरी है। यहां तक किसी को कोई डाउट? इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, एनीवन? तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल लिखा है। ठीक है, अब देखो इस केस में इन ट्राइंगल OAB ट्राइंगल और लगाते हैं, OA प्लस AB दैट विल बी इक्वल टू OB। इन दो का सम जो सेम ऑर्डर में है थर्ड के इक्वल होगा, जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में है। क्लियर? तो इसमें आ जाएगा, देखो OA दैट इज R1 प्लस AB इज इक्वल टू R2। AB विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एक तो यूनिट वेक्टर चाहिए, सेकंड उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट? तो AB वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड उसे लिखोगे ना आप AB, तो वो किसके इक्वल आ गया? R2 माइनस R1 उसका मैग्नीट्यूड। अब जो यूनिट वेक्टर होता है AB कैप दैट विल बी इक्वल टू AB वेक्टर अपॉन AB का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर यही होता है ना बच्चे, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? R2 माइनस R1, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, नीचे मैग्नीट्यूड है, राइट? R2 माइनस R1। अब ये सारी वैल्यूज कहां पे पुट करनी है? 1 में। पुट ऑल द वैल्यूज इन 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? F21 दैट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन AB का स्क्वायर दैट इज R2 माइनस R1 उसका मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर इनटू AB कैप। AB कैप की वैल्यू क्या है? R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 उसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्यूब बन गया आपके पास, K Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 उसका क्यूब, ये बन गया। और ये वाली डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है आई थिंक, है ना? देखिए खोल के कभी। चलो अब पहले यहां तक नोट कर लो, फिर आगे करते हैं इसे कंटिन्यू। कौन से वाला बेटा? ये वाला? ये तो AB वेक्टर है ना हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मींस मॉडुलस निकालना है, तो ये निकला है। ठीक है, उसके बाद तो यूनिट वेक्टर ही है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का वो।
हाँ जी बेटा, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, डाउट इसमें कोई बच्चे? लो जी लो, साइड हो गए, लिख लो। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जितनी चीजें हमने आज आज क्लास में कवर हो जाएंगी, लर्न चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें हर कंसेप्ट यूज हो जाता है बेटा। स्पेशली आपके फॉर्मूलाज याद चाहिए, यूनिट्स, ठीक है। कैप में आपने कैसे यूज करेंगे? एबी कैप कैसे? एबी कैप ये बेसिकली बच्चे यूनिट वेक्टर है। नहीं सर, एबी कैप आपने ए बी वेक्टर कौन सी जो यूनिट वेक्टर होता है ना, अब जैसे ए वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है, सॉरी ए कैप है यूनिट वेक्टर, किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला है बेटा +1 का ही है वेक्टर्स का, ये ऐसे ही होता है। +1 की कितने नंबर आए? किहड़ा स्कूल है मेरा 40 40B? ओके, तो +1 वेक्टर्स कितना होना है फिर उसका बेटा, अगर नहीं किया तो सिर्फ यही यूज होना, देख वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। हाँ जी बेटा, डन। स्पीड अप बच्चे, ये देख दो न्यूमेरिकल तो आज करने हैं। अब देखो इसमें ये डायग्राम रब कर दूं। अब अगर इसी में आपको पूछा जाता फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो कुछ नहीं करना, 1 और 2 को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। के Q1 Q2 इंटू R1 माइनस R2 ओवर R1 माइनस R2 उसका क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है। चलो कर लो नोट फटाफट बच्चे, रखे करिए। बच्चे इत्थे तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट्स? हो गया बच्चे? चलो डन बच्चा। अब नेक्स्ट थोड़े से न्यूमेरिकल शुरू करते हैं ना कूलम को। डर लगता है न्यूमेरिकल तो कितने बच्चे हैं डरते हैं न्यूमेरिकल? मोस्टली गर्ल्स। चलो कोई गल नहीं।
अब बच्चा देखो कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब आप क्वेश्चन रीड करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से रीड करना है। सेकेंडली जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो कौन कौन सी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है वो पेन डाउन करते जाना है साथ साथ। जब वो चीजें लिख पा रहे हो तो उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला रह जाता है, और फॉर्मूला मोस्टली आता ही होता है, ठीक है। मोस्टली प्रॉब्लम क्या आती है, पहले तो बच्चा यही नहीं डिसाइड कर पाता कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किससे लगेगा। और हाँ, फिजिक्स है बेटा, जरूरी नहीं एक ही फॉर्मूला से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो मल्टीपल वे से सॉल्व हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में समटाइम अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं ना, यूनिट चेक कर ली किसकी मिल रही है नहीं मिल रही, बट जब आप एग्जाम में लिखते हो, बोर्ड्स के लिए या स्कूल के लिए लिखते हो, तो वहां पे तो अगर लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ वेज हैं क्वेश्चन करने के लिए। सो सबसे बेसिक रूल तो वही है कि पहले तो जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है हमें वो लिखना है। सेकेंडली यूनिट्स चेक कर लीजिए, समटाइम डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो कोशिश करना है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स में करके फिर ही आप अपनी कैलकुलेशंस करो, ठीक है। और जब स्पेशली जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कौन से यूनिट्स हैं, आंसर में कौन से यूनिट्स हैं, क्योंकि गलत वाले यूनिट्स का ऑप्शन भी आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कन्वर्जन समटाइम किसी क्वेश्चंस में हमें जरूरत ही नहीं है, अगर पूरा क्वेश्चन ही सीजीएस यूनिट में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली सीजीएस में आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ सीजीएस में है कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में है तो सभी को आप किस में करोगे, स्टैंडर्ड में जाओगे। इन चीजों का ध्यान रखना है। और बच्चे पता क्या है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं और कुछ नहीं है, नंबर वहीं पे कटते हैं, क्योंकि जब कैलकुलेशन करोगे ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव में तो देखो आपकी 100% एक्यूरेसी मैटर करेगी करेगी। अभी स्कूल में फर्स्ट 18 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं, 1 मार्कर जो है, उसमें असर्शन रीजन भी है, 2 या 3 क्वेश्चन असर्शन रीजन के हैं, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो इट मींस आपकी एक्यूरेसी 100% चाहिए, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई है वो सेकंड ऑप्शन टिक हो जाएगा। पहले थोड़ा इजी ये था कि अगर 1 मार्कर है कुछ लिखोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, बट ऑब्जेक्टिव में क्या है, आपको लगता है कि इजी हो गया है बट वो इजी नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी करेगी। अगर प्रॉपर ठीक है तभी मार्क मिलेगा, ऐसा तो है नहीं ऑब्जेक्टिव है उसमें आधा लिख के आगे नंबर मिल जाएगा, ऐसा होता है नहीं ना। ठीक है तो ठीक है पूरा मिलेगा, नहीं ठीक है तो पूरा कटेगा, ये चीज है। और सेकेंडली जब आप रीडिंग आपकी मस्ट क्यों है, क्यों बोलता हूँ रीड करने के लिए, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स वाले सभी ने पढ़ के देखे हैं +1 में भी, है ना। लिखा कुछ है, क्वेश्चन कुछ और पूछा है, आंसर आप लोग कुछ और करके आए हो, टीचर ने कुछ और नंबर दिए हैं तो वो बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हो जाती हैं जाके। तो रीडिंग के लिए इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। वर्ड वोकैब आपकी उससे इंप्रूव होने वाली है फिजिक्स से रिलेटेड, ऑब्वियसली हमें उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ठीक है, जो पैराग्राफ पढ़ के आपने आंसर करना है, अगर कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड पढ़ा होगा तभी आंसर कर पाओगे, अदरवाइज फिजिक्स में तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगता, ये आपको पता है। तभी बोलता हूँ जो जो पढ़ते, देखो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाओगे, बर्डन नहीं बनेगा, इकट्ठा नहीं होएगा। अगर आप ये सोच के चलोगे कि हाँ पहले मेरा चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा या करूंगी, तो नहीं होने वाला, तो फिर आप लैग करने वाले हो, क्योंकि बहुत इकट्ठा हो जाएगा बच्चा, ठीक है। वो भी देख रहे हो फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक हुआ है टॉपिक, मैथमेटिकल टूल्स हो गए थे, हमारा फ्रंट पार्ट हो गया था। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट 8 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी रीड करने हैं। कितने बच्चे हैं फर्स्ट 10 और 8 पेजेस, कितने बच्चे हैं जो रीड करके आए हैं? हाँ जी, तेरी पहली क्लास है, चलो ठीक है। बट बच्चे नाल नाल करना है फॉलो, ठीक है, अदरवाइज एंड से जाके फिर वही हौच पौच हो जाना है, सर मेरा ये रह गया, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा ये कवर नहीं हो रहा, ठीक है। देखो जितनी देर टीचर पढ़ा रहा है उतनी देर सभी को समझ आता है बच्चा, जब तक खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ये नहीं पता चलेगा कि आपको डाउट कहाँ पे है, ठीक है। अदरवाइज बहुत अच्छे से क्लास एंजॉय करने वाला, कोई इशू नहीं है, ऐसे ही चलने वाली है पूरे साल। ये नहीं है कि बोर हो गए या कोई बर्डन बन गया या बहुत ज्यादा काम करवा दिया, नो। हम लोग इस स्पीड से भी चलने वाले हैं, तब भी हमारा पूरा सिलेबस मोस्ट प्रोबब्ली सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा +2 का विद कंपटीशन। क्योंकि हमें ऑब्वियसली देखो दिसंबर में आपको सभी के प्री बोर्ड्स आ जाने हैं, और जो इवन के आई थिंक डीपीएस वगैरह के अगर कोई बच्चे हैं तो उनके तो उससे भी पहले ही आ जाएंगे। जनवरी में जाके आपके फाइनल स्टार्ट हो जाने हैं, मेंस की पहली आपकी अटेम्प्ट आ जाएगी, ठीक है। तो जनवरी में अगर सोच के चल रहे होगे जनवरी में पढ़ना शुरू कर लोगे तो वहां पे पढ़ाई नहीं होने वाली, ये मैं पहले बता रहा हूँ,
क्योंकि सभी के मोस्टली सभी के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना 3-3 4-4, तो वो किसी का किसी दिन आ गया, किसी का किसी दिन, उसे पढ़ने के लिए भी 1-2 दिन खराब होंगे, तो कम से कम 15-20 दिन तो ये गए, प्लस मेंस की एक अटेम्प्ट है उसकी प्रेपरेशन करनी है। तो अपना पहले से ही टाइम टेबल फिक्स करके चलो, ठीक है। सेल्फ स्टडी मस्ट है बेटा, बिना सेल्फ स्टडी के नंबर नहीं आने वाले। मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए, जिस मर्जी लेवल की हेल्प, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी क्वेश्चन आप लेके आओगे, कोई भी डाउट है, कुछ है, एनी टाइम, ठीक है। बट उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, होमवर्क साथ साथ करना है, बर्डन नहीं बनाना चीज का, ठीक है। चलो अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स का पार्ट कैसे यूज होता है। कंसेप्ट टाइप लिखते जाते हैं, हर टाइप कवर करते हैं उस चीज से। एनसीईआरटी में आपकी सॉल्व एग्जांपल्स हैं, ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस बने हुए हैं, और एक क्वेश्चन बना हुआ है 1 कप ऑफ वाटर, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, आई थिंक, है ना। तो वैसे वाले क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, आज जब ट्राई करोगे इस क्लास के बाद इजीली हो जाएंगे सारे। तो सबसे पहला कंसेप्ट देखो कौन सा आता है। नंबर 1, अगर आपको कोई ग्राउंड पे चार्ज रखा हुआ है, सपोज Q1, आपको उसके ऊपर दूसरा चार्ज बैलेंस करना है, Q2। पहली बात जो दिमाग में आ रही है, देखो ये चार्ज कौन सा होगा, लाइक चार्ज होगा, तभी बैलेंस होगा। अनलाइक होता तो ये क्या कर जाता, अनलाइक अट्रैक्ट करता तो साथ में गिर जाएगा, वो ऊपर बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। लाइक चार्ज है तो ये इसे किस तरफ रिपेल करेगा, ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ इसका क्या लगेगा, वेट। तो मेरे पास दो फोर्सेस आ गई, एक फोर्स तो मेरे को पता है कौन सी है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सेकंड फोर्स मिनिमम किसके इक्वल होनी चाहिए, उसके वेट के, mg के इक्वल होनी चाहिए, तभी बैलेंस होगा मिनिमम। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम कोई ना कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। एक कंसेप्ट तो ये है, साथ साथ नोटबुक करते जाओ बेटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाला पार्ट लेके चल रहे हो ना आप। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो वेट को बैलेंस करनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपके उसमें बुक में। हो गया बेटा। अब सेकंड कंसेप्ट पे आते हैं। वो बोलेंगे कि आपके पास कोई दो चार्जेस गिवन है। नंबर 2 कौन सा टाइप बनता है, आपके पास कोई दो चार्जेस गिवन है, सपोज यहां पे 4Q गिवन है, यहां पे 9Q गिवन है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। मेरे को इनके बीच में कहीं पे भी एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है, ताकि जो ये सिस्टम है इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। तो क्वेश्चन क्या बनता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन of third charge to be placed so that system remains in equilibrium. थर्ड चार्ज इनको लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस उस पे प्लेस करना है, राइट। तो ऑब्वियसली लिखने का वो बोल रहा हूं, बट द मेन थिंग इज वी हैव टू फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड। कोई भी थर्ड चार्ज यहाँ पे ABC कुछ भी आपको प्लेस करना है लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पे, ताकि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम का एक मतलब ये है कि सभी चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी, 0। हम वो चीज यूज करने वाले, क्लियर। अब पहला पार्ट पोजीशन फाइंड होगा, देन मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, पोजीशन। दो चार्जेस हैं, 4Q 9Q सेपरेटेड बाय 1 एनी वी कैन लेट, ठीक है। उसकी पोजीशन यहां से अगर x है तो रिमेनिंग कितना होगा, 1 - x, ठीक है। इक्विलिब्रियम है,
इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अब ये चार्ज तभी इक्विलिब्रियम में होगा अगर इन दोनों की फोर्स और इन दोनों की फोर्स क्या होगी आपस में? इक्वल। तो वही करना है। तो पहले किसकी फोर्स? के 4Q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? के कैपिटल Q 9Q अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तभी इक्विलिब्रियम होगा। जब इस चार्ज के ऊपर दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रही है, दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए? इक्वल। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास पोजीशन आ जाएगी, देखो के कट गया, क्यू कट गया, स्मॉल क्यू भी कट गया, बाकी क्या बचा? 4 बाय एक्स स्क्वायर 9 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व कैसे करोगे? स्क्वायर खोल के जरा सॉल्व करोगे? चलो करो फटाफट, देखो एक्स की वैल्यू। ये चीजें भी सीखनी है साथ साथ। बहुत से बच्चे क्या करने वाले हैं, इसको पहले स्क्वायर खोलोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो स्क्वायर रूट ले सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 2 बाय एक्स दैट विल बी 3 बाय 1 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? देखो 2/5 मीटर। 2/5 आ रही है। 2 माइनस 2x इक्वल टू 3x ना। ठीक है बच्चे। अब एक चीज देखो, जब आप ऑब्जेक्टिव करोगे ना, ऑब्जेक्टिव में इस चीज को भी बहुत अच्छे से यूज करते हैं वो लोग। क्या करेंगे? आपको स्पेसिफाई किया जाएगा, यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द चार्ज फ्रॉम 4Q और 9Q। अगर उन्होंने बोला 4Q से कितनी आ रही है? 2/5। लेकिन अगर वो बोलते हैं 9Q तो कितनी आती? 1 माइनस 2/5। ठीक है, तो वो कितनी आती? 1 माइनस 2/5 दैट इज 3/5। तो अगर आप उससे ओरिजिन लेके चल रहे हो तो -3/5 नहीं, पॉजिटिव ही आएगी बेटा, ओरिजिन ये है तो वो दूसरा आएगा। ठीक है, तो वो 3/5 कहां से आएगी आपकी? 9Q से। क्लियर? तो वो पोजीशन का पता चल गया कैसे फाइंड करनी है। एनीवन एनी डाउट्स? हाँ जी बच्चा, लास्ट में कोई बच्चा ऐसा है जिसे ये पोजीशन वाला पार्ट समझ नहीं आया? पूछ सकता है बेटा, इजी है। हाँ जी लास्ट बेटा, क्लियर है? अब नंबर 2 पे हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। अगेन वही फंडा कि सभी के ऊपर जो फोर्स है वो क्या है? 0 है। ठीक है, ये रब कर दूं क्वेश्चन दो। सेकंड पार्ट इज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। टू फाइंड मैग्नीट्यूड। अब इस केस में देखो, ये मैं चार्जेस बना रहा हूं, 4Q 9Q, यहां पे क्या है? कैपिटल Q। ये जो डिस्टेंस है ये कितना निकाला हमने? 2/5। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1। अब जब भी आपने मैग्नीट्यूड निकालना है ना बेटा, हाँ जी क्या होगा बेटा? लाइट ऑन कर दे बच्चे, ये भी कर दो यार, चल दिया नहीं आ रही है? चल दिया नहीं कर दे, ठीक है। अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, बंद कर दे भाई। अच्छा ऑनलाइन पे चला जाता है, मैं पूछ लेता हूँ ना। 3 to 5 बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हैं, बच्चे बोर्ड पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है क्या? रीड कर पा रहे हो? चलो अब आ जाओ मैग्नीट्यूड पे। जब भी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, तो किसी भी एक आउटर चार्ज के ऊपर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 कर देना है। अब अगर देखो ये बाहर वाला चार्ज है 4Q,
इसके ऊपर ये भी फोर्स लगा रहा है और 9Q भी लगा रहा है, बट दोनों फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो पहले इन दो की फोर्स कितनी है? K 4Q कैपिटल Q अपॉन 2/5 उसका स्क्वायर, प्लस बाकी इन दोनों की फोर्स दैट इज K 4Q 9Q अपॉन 1 का स्क्वायर। दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 0। अब कैपिटल Q की वैल्यू निकालो जरा, देखो नेगेटिव आएगी। हाँ जी बच्चा। डिस्टेंस 1 है। इन दो के बीच में 1 है, इन दो के बीच में 2/5 है जो निकाला है हमने। ठीक है, कितनी आ रही है वैल्यू? बेटा किस टाइम पे अगर किसी बच्चे ने जाना तो मैंने दस दो, जेडे बच्चे बस वगैरह वाले कह रहे थे बस लेने दिया कुछ न्यूमेरिकल्स करते हुए पता नहीं चलेगा टाइम का, मैं बता रहा हूँ। जब न्यूमेरिकल्स होते हैं तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, तो ध्यान रखना उस चीज का, मेरे को पता नहीं लगता समटाइम, राइट। जो मैम बोल के गए थे कुछ बच्चे 7:30 जाना है, कुछ बच्चों ने कौन से थे 7:30 जब होना 7:30 वाले हो आप? क्या बस है, बस पे जाते हो बेटा? ये आ जाएगा, देखो ये तो कॉमन ही आ गया ना। फोर आ जाएगा, -36/25 आ रहा है, ये आ रहा है आपका कूलम्स में -36/25। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओगे खुद? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को जरा। Q 4Q 2 मीटर डिस्टेंस पे है। Q 4Q दोनों सेपरेटेड हैं 2 मीटर डिस्टेंस के साथ। यू हैव टू फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो कीजिए बेटा, करना शुरू जरा, देखिए कितना आंसर आ रहा है। गला नहीं बचे, आराम ना करो। पहले पोजीशन निकलेगी उसके बाद मैग्नीट्यूड बेटा। हाँ जी बेटे, हाँ जी। लास्ट क्लास दो बच्चे
बेटा पोजीशन 2/3 आ रहा है सभी का, यस सर। और मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? बच्चे जिसका नहीं होगा पूछ लेना है। क्या होगी वैल्यू? अब देखो बच्चे, सबसे पहला काम पोजीशन क्यू, तो ये x, बाकी 2 माइनस एक्स। बहुत से बच्चों ने पुराना क्वेश्चन देख के 1 माइनस एक्स किया होना है, ठीक है? तो इस पे आ जाओ। वन अपॉन एक्स, यहाँ पे 4 है। बेटा x की वैल्यू 1/3 आ रही है, सॉरी 2/3, 2/3 दूसरे से आएगी। 2/3 आ रही है सभी की। सेकंड पे आ जाओ, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। मैं इसके ऊपर ले रहा हूं, ठीक है? ये कितना है? 2/3 है ना। चलो, क्यू 4Q अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के क्यू कैपिटल Q अपॉन 2/3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास Q इज इक्वल टू माइनस, ये कटा, ये कट गया ना, 4Q अपॉन 4, ये कितना जाएगा ऊपर देखो, ऊपर फिर 4 जाएगा बाय 9 है ना, माइनस 4/9 क्यों? यही आ रहा है आपका बेटा, सभी का यही आ रहा है कूलम्स में। कूलम वाला है तो क्यों दी फॉर्म चा तो पेपर से लिखना पड़ना है ना यूनिट्स। हाँ जी बेटा, अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट इस न्यूमेरिकल में, इस टाइप में? एनीवन? क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। ये नोट होगा सभी का? हाँ जी। अच्छा, भाई क्लास का टाइमिंग 7:30 तक था, चौदह हो गया फिर। होमवर्क तो नेक्स्ट क्लास से शुरू होएगा आपका, क्योंकि आज थोड़ा सा टॉपिक हुआ है तो ऑब्वियसली पढ़ के आओगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है? चलो बेटा फिर नेक्स्ट क्लास करते हैं बाकी। हाँ जी बेटे, ऑनलाइन कोई डाउट बच्चे? नहीं सर। हाँ जी, ये ऑफ करो बेटा।